सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि इलेक्शन हारने पर कौन है मायूस और किसने किसको बोंगियां मारने का ताना दिया। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात में बड़ा तज़ाद कैसे आ गया। लेकिन सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी दें। वफाकी काबीना इजलास में गैस बहरान पर फिर हुकूमती अरकान बोल पड़े। कहा सनतों को गैस सप्लाई नहीं दी जा रही, अवाम और मीडिया हमसे सवाल कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरामदात मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। हमाद अजहर अपने अदादो शुमार पर डटे रहे। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, इजलास में कौन कौन से अरकान शिकायत का ढेर लगाते रहे? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर गैस बहरान जो है वो डिस्कस हुआ है कैबिनेट मीटिंग में और आज अरकान ने खुलकर बात की है और ये भी बताया है कि जो यूरिया की बात की जा रही है तो जो कराची के साथ जो प्लांट्स हैं यूरिया पैदा करने वाले, वहाँ तक भी गैस नहीं पहुँच रही, जनरल इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले, उन्होंने कहा कि जो मुआहदा हुआ था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ वो मुआहदा जो है वफा नहीं हो रहा और हमसे सवालात हो रहे हैं। तमाम तर जो है वो शिकायत आई हैं और स्पेशली तौर पर जो बताया गया हमाद अजहर की तरफ से कि जो कैप्टिव जो प्लांट्स थे जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के, उनको गैस बंद की गई है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है वो गैस जारी है। और फिगर्स भी बताने की कोशिश की गई हमाद अजहर की तरफ से कि इंडस्ट्री कह रही है कि सिर्फ जो है 35% जो है वो चल रही है, हालांकि 95% चल रही है। तमाम तर डिस्कशन के बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि इस रिव्यू पर जो है गैस सप्लाई के हवाले से जो है कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें शौकत तरीन हैं, हमाद अजहर हैं और अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, जो कि रिव्यू करेंगे गैस सप्लाई की और उसके बाद सिफारिशात कैबिनेट को पेश करेंगे। लेकिन आज जब शौकत तरीन जब सेनेटर बनकर आए, जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि किसी ने अरकान ने डेस्क नहीं बजाए और उसके साथ जो केपी इलेक्शन के हवाले से मामलात भी टेकअप हुए और जो प्रेजेंटेशन दी जा रही थी। आप हमारे साथ रहेगा। आपको बताएं कि वफाकी काबीना इजलास में केपी बल्दियाती इलेक्शन की भी गूंज रही। परवेज खटक की खूब तारीफें हुई और एक अहम शख्सियात को मुबारकबाद तक ना दी गई। अवैस बताइएगा, तारीफ किसकी होती रही, किसने की और मुबारकबाद किसे नहीं मिली? अयूब जो है कुछ स्टेटिस बता रहे थे और जब उनकी प्रेजेंटेशन हो रही थी तो एक वजीर ने हमारे ज़राए के मुताबिक लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब ये देख लीजिएगा, फिर आप ना कहिएगा कि महंगाई की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है बात की है, परवेज़ खटक की तारीफ़ की है कि परवेज़ खटक अपने हल्के से जो है वो जो है सीटें जीते हैं। गो के एक तहसील से परवेज़ खटक भी जो है वो सीट हारे हैं, ANP वहाँ पर जीती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो वज़रा वहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर सिर्फ परवेज़ खटक की तारीफ हुई है। जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं शौकत तरीन, जिन्होंने मिनी बजट भी आगे पेश करना है, उनके हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि डेस्क नहीं बजाए गए, ना ही कोई तारीफ की गई है, लेकिन इनफरादी तौर पर जो है वज़रा उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो आज सिर्फ जो KP के इलेक्शन के हवाले से चूँकि वज़रा में बता रहे हैं जो हमारे मोतबर ज़राए हैं कि वज़ीर आज़म भी जो है कुछ जो है परेशान, कोई मायूस नज़र आए, लेकिन KP के इलेक्शन पे कोर कमेटी का इजलास तलब किया जा रहा है जिसमें तफसीली जो है मशावरत की जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक जो कि आज 2 कैबिनेट मीटिंग्स के बाद जो है आज वफाकी इजलास में उन्होंने शिरकत की है, उनकी सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद तारीफ़ की है। बाकी तमाम वज़रा के हवाले से कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उमर अयूब के हवाले से बाद जो प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो उनको कहा गया है कि फिर ना कहिएगा कि महंगाई की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। तो ये आज कैबिनेट की सूरत हाल जो है वो रही है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और मरीम नवाज़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो तो होना ही था। इमरान खान अपनी कारकर्दगी तले खुद दब गए। PTI के MNAs MPAs उनके साथ खड़े नहीं। PTI के टिकट होल्डर्स को मशवरा है कि हेलमेट पहन कर बाहर जाएं। इमरान खान मान लें उनसे मुल्क नहीं चल रहा। एक BRT बनाई जो चलती कम और जलती ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है नवाज शरीफ कल ही वापस आ जाएं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। मरीम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात, जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में
इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि JUI मुतशद्दिद ख्यालात की हामिल जमात है। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। वो जमात जीती जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। TLP और JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें ऊपर आएँ तो मुल्क नीचे जाएगा। हमारा मुतबादल अगर JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। मज़ीद कहा, मरीम नवाज़ का अपना कोई सियासी कद नहीं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो मरीम नवाज़ की तरफ देखते हैं और वो बोंगी मार देती हैं। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो टेप आ गई है। हुकूमत मुश्किल वक्त में मरीम नवाज़ की तरफ देखती है और वो बहुत मदद करती हैं और नई बोंगी मार देती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या कहेंगी वज़ीर इत्तलात के इस बयान के हवाले से? मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस किस्म के नॉन सीरियस और वाहियात आदमी की बात पे को आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, जो खुद बोंगों का सरदार है, जिसको खुद पूरी दुनिया सीरियस नहीं लेती। उसका आज का बयान कल के बयान से, सुबह का बयान शाम के बयान से नहीं मिलता। उसको वज़ीर इत्तलात बनाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो किन हाथों में है। और ये जो है ये वाकई मरीम नवाज़ की तरफ भी देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो इसलिए कि इनको डर लगता है मरीम नवाज़ से। और मरीम नवाज़ की जो है वो खौफ में सुबह दोपहर शाम ये जो है ये कोई ना कोई साजिश बुनते हैं। इनको नींद नहीं आती, वो ख्वाबों में आके इनको डराती हैं शायद। तो ये यकीनन इनको मरीम नवाज़ का खौफ है। और बोंगियाँ मारने के लिए ये खुद माशाल्लाह काफ़ी खुद कफील है। और इनकी बोंगियाँ जो हैं वो अब गली मोहल्ले के अंदर बददुआओं और गालियों की शक्ल में लोग जो हैं वो इसका मुजाहरा कर रहे हैं। और अभी आपने KP के अंदर भी 2 दिन पहले देखा है कि जो इन्होंने 8 साल वहाँ बोंगियाँ मारी, उसका जवाब इनको जो है वो नाटेदार तमाचे की सूरत में पड़ा है। और अभी भी इनकी बोंगियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और अफसोस की बात यह है कि इन बोंगों और इन बोंगियों की हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ी है और हम बहुत भुगत रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सब पे भारी फिर जरदारी होगी, लेकिन ऐसा न्याजी हुकूमत के मुकम्मल खात्मे के बाद ही होगा। मटियारी में इमदाद अली राहू से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के बाद उनका कहना था कि हुकूमत ने आवाम से रोज़गार छीना, बेतहाशा महंगाई की। वो दिन दूर नहीं जब न्याजी सरकार का अज़ खुद खात्मा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरों ने नाकामी का मलबा महंगाई और वज़ीर आज़म ने गलत सिलेक्शन पर डाल दिया। इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बना। अब पार्टी हिकमत अमली की निगरानी खुद करूँगा। तहरीक इंसाफ मज़ीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी। शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई को करार दिया था। जीत कर कारकर्दगी का ढोल पीटने वाले हार के बाद बहाने बनाने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शंस में गलतियों का एतराफ़ तो किया, मगर उनका ज्यादा जोर इस बात पर था कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दी गई वो ठीक नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं मियाँ साहब के आने से अगर डॉलर 100 का होता है तो सुबह ही उन्हें ले आते हैं। अगर आटा सस्ता होता है तो वो कल ही सागदार को बुला लेते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने अपने बेटे जुनेद के सियासत में आने का इंदिया भी दे दिया। अगर मेरे ससुर के आने से डॉलर 100 रुपये का होता है, मैं सुबह जहाज़ में ले आता हूँ। अगर आटा मुड़ के 2000 रुपये आता है, मैं सागदार साहब को ले आता हूँ। मुझे महंगाई की फिक्र नहीं। मैं कहता हूँ या अल्लाह इस मुल्क में ईमान बच जाए, लोगों का दीन बच जाए। फवाद चौधरी के बयान पर हाफिज अहमदुल्ला ने करारा जवाब दे दिया। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ खुद शिद्दत पसंद जमात है। इमरान खान और फवाद चौधरी बगैर दाढ़ी मूछों के बैतुल्ला महसूद जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट, PTV और थाने पर हमला किया। आप इंतहा पसंद नहीं। क्या जलाओ, गहराओ, मारो और सिविल नाफरमानी का ऐलान इंतहा पसंदी नहीं? आग लगा। आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आप इंतहा पसंद नहीं है। आपने PTV सेंटर पे हमला किया, आप शिद्दत पसंद नहीं है। आपने डी चौक पर अलहदा रियासत बनाया था, मारो, जलाओ, मरो, गिराओ, पूरा मुल्क को आग लगा दो। ये कौन था? आपके कंटेनर से ये नारे लग रहे थे। सेवन नाफरमानी का ऐलान किसने किया? बिजली और गैस की बिल किसने जलाए? लिहाजा ये रियासत की बगावत नहीं थी, ये इंतहा पसंदी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान बग़ैर दाढ़ी, बग़ैर मुंचे, बसमूदे फवाद चौधरी ये वो किरदार अदा कर रहे हैं जो बैतुल्ला मसूद और सूफी मोहम्मद किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये कहना कि ये इंतहा पसंद है,
میرے خیال میں پی ٹی آئی بذات خود شدت پسند، انتہا پسند ایک زہریلا پارٹی ہے، جس کی وجہ سے آج ملک کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے پٹیشن دائر کرنے والے عبدالوہاب بلوچ نے یو ٹرن لے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشن واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ 3 سال پہلے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ عمران خان نے امریکی عدالت میں ٹیریان کو بیٹی تسلیم کیا، لیکن کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا۔ بیٹی کو چھپانے پر وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کے بعد عبدالوہاب بلوچ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ کھلاڑی بننے پر پٹیشن واپس لینے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ عبدالوہاب بلوچ اس وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل سندھ تعینات ہیں۔ بلیٹن میں شامل کریں گے ایک اور ٹاپ سٹوری۔ تشدد، زیادتی، تیزاب گردی اور اغوا کے واقعات میں رواں سال بھی خواتین پر بھاری رہا۔ پنجاب میں 11 ماہ میں زیادتی کے 7,000 سے زائد مقدمات درج۔ جماعت اسلامی نے آئندہ سیاسی اتحاد نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کیا جائے گا، الیکشن تنہا لڑیں گے۔ انہوں نے ملک کی تباہی کا ذمہ دار پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا۔ کہا کہ جلد انقلابی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ فرقوں میں بٹی مذہبی جماعتوں نے ملک کو تقسیم کیا، سٹیٹس کو کا خاتمہ ہر صورت کریں گے۔ قائد اعظم کو مہلت ملتی تو ملکی حالات مختلف ہوتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوتھی پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ ختیجہ عمر نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے قرارداد پیش کی۔ چوتھی پرویز الہی نے کہا کہ تبلیغی جماعت اور دیگر دینی جماعتیں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ تبلیغی جماعت منظم اور عالمی جماعت ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہی ہے، یہ تو اسلام اور امن کے سفیر ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جس میں تمام طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ قرارداد کی کسی ممبر نے مخالفت نہیں کی۔ بعد ازاں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کراچی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ ٹیپو سلطان روڈ پر ادا کی گئی۔ وہ برین ہیمریج کے باعث ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ کرونا کی پہلی لہر کے دوران ڈاکٹر طاہر شمسی نے پلازما سے طریقہ علاج اور 1995 میں ملک میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کرایا تھا۔ 2016 میں امریکہ سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کروانے والے ڈاکٹر طاہر شمسی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ نجم مسجد میں ادا کی گئی۔ ڈاکٹر طاہر شمسی ملک کے سب سے بڑے ہیماٹولوجسٹ تھے اور وزیر اعظم کی کورونا ٹاسک فورس کے ممبر بھی تھے۔ چند روز قبل انہیں برین ہیمریج ہوا تھا۔ سرجری کے بعد وہ وینٹیلیٹر پر شفٹ ہو گئے تھے، تاہم آج صبح وہ انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کی نماز جنازہ میں ڈاکٹر عبدالباری، ڈاکٹر کیسر سجاد، پی ایم اے، پیما، جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم، محمد حسنین اور طبی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر تھے، خون کے کینسر کے اسپیشلسٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور جو باقی لوگ ہیں ان کی فیملی کو صبر دے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی سے کم از کم 30، 35، 40 سال سے تعلق تھا۔ ہم ایک ہی کالج کے تھے اور اس کے بعد پھر پروفیشنل زندگی میں بھی ان سے تعاون لیتے رہے۔ وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کے جسد خاکی کو یوسف پورہ قبرستان RCD ہائی وے پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ کراچی میں کھیلے جانے والی قائد اعظم ٹرافی میں شعیب ملک کے بھتیجے محمد حریرہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ٹرپل سینچری بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ حریرہ کی کامیابی پر شہری سیالکوٹ میں شعیب ملک کے گھر کے باہر پہنچ گئے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں میاں محمد اشفاق۔ اشفاق بتائیے گا۔ بالکل، T20 ورلڈ کپ میں شعیب ملک کی کارکردگی سے شہری اور گھر کے افراد تو خوش تھے ہی، لیکن بھتیجے نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس نے خوشی کو جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ میں اس وقت محمد حریرہ کے گھر کے باہر موجود ہوں، جس نے قائد اعظم ٹرافی میں ٹرپل سینچری بنا کر جو ہے وہ نہ صرف سیالکوٹیوں کا نام روشن کیا ہے بلکہ گھر کے افراد کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اس کے چچا، اس کے علاوہ جو عزیز و قارب دوست ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس نے آج پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پوری دنیا میں
पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं और हर शख्स खुश है इतनी बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दुबई, शारजा और अबूज़ेबी जाने वाले मुसाफिरों के लिए नया ज़ाब्ता जारी करते हुए मुसाफिरों को फ़्लाइट से 5 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत की है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलियात फराहम कर रखी हैं। रश के बाइस मुसाफिरों को 5 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब बरतानिया से बराह रास्त और ट्रांजिट फ़्लाइट के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाकिस्तान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की शर्त आयद की गई है। कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराकें लगाने वाले मुसाफिरों पर भी इसका इतलाक होगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।